पिछले वाले क्लास में हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए ये हम लोग लिखे हुए थे और जाने हुए भी थे, है ना। F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन पिछले क्लास में हमने कहा था कि ये कभी केवल अभी आप इसको याद रख लीजिए कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन फिर हमने ये भी कहा था कि इसका जो प्रूफ है, यानी कि डेरिवेशन जो है इसका, किस प्रकार से इसको हम डिराइव करेंगे, कैसे F इज इक्वल टू एम ए आया, ये हम लोग अगले क्लास में बताएंगे, यानी कि आज बताएंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपके एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है ना, उसी में इसको डिराइव करके बताया है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए कैसे आया। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, है ना। F इज इक्वल टू एम ए के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए पिछले वाले क्लास में हमने F इज इक्वल टू एम ए लिखा था, यही था ना। चलिए, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर F इज इक्वल टू एम ए आया कैसे आया, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इधर गौर करेंगे आप लोग, शुरू किया जाए। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके साथ, आपके पास, मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यदि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके पास मास होगा ना। चलिए देखिए, यहाँ पे ना सब चीज आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आपका ये निकल पाएगा। ध्यान से देखिए अब इस चीज को, और ये पूछता भी है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, है ना। देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, कुछ भी होगा, 10 केजी 20 केजी कुछ भी होगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो आप m मान लीजिए, m, है ना। तो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो u है, स्मॉल u। आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल u से करते हैं, ऐसे मत लिखिए इसको, स्मॉल u है, ठीक है। चलिए, अब यदि इतना आपको मालूम चल गया तो क्या आप मोमेंटम बता सकते हैं क्या होगा। मास आपके पास m है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, वेलोसिटी से मतलब है ना। तो आपके पास मास m है, अब वेलोसिटी आपके पास u है, तो क्या आप मोमेंटम बता सकते हैं क्या होगा, mu, सिंपल mu, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, आप इसको इनिशियल मोमेंटम को आप डिनोट कर दीजिए p1 से। हालांकि मोमेंटम का क्या होता है, p होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा दो मोमेंटम आएगा, एक अभी इनिशियल आया है, एक फाइनल आएगा, तो आप उसको p1 और p2 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu। चलिए, इसमें कोई डाउट किसी को है तो फटाक से पूछ लीजिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास की मास है और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू mu। जैसे मान लीजिए यदि मेरा ही बॉडी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो मेरे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो जा रहे हैं हम, वेलोसिटी भी है, तो हमारे बॉडी में अभी क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, हम ऐसे जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, मोमेंटम तो मेरे बॉडी में था ही, लेकिन अचानक कोई पीछे से फोर्स लगा दिया,
तो बताइए मेरे वेलोसिटी में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, है ना। तो वही आपको आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ आगे, नाउ an unbalanced force, और फोर्स को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? कैपिटल एफ से, है ना। तो एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड on the object for time को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, याद कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा अभी कि हम आराम से जा रहे थे, मेरे पास मास भी था, इनिशियल वेलोसिटी भी था, है ना, मोमेंटम था मेरे बॉडी में। चलिए अब अचानक कोई पीछे से धक्का मार दिया, तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? फाइनल वेलोसिटी में। क्यों बताइए? क्योंकि पहले इनिशियल था, अब दोबारा धक्का मारेगा तो क्या इनिशियल ही रहेगा? नहीं, फाइनल आएगा ना। चलिए तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गया, किस में? इनिशियल से फाइनल में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना हर जगह पे, चलिए वही लिख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट will change from u to v, यानी कि जब उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया गया मेरे पीछे से, तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो चेंज हो गया, किसमें? फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गया। चलिए लेकिन हाँ, क्या वेलोसिटी तो चेंज हुआ, अचानक मेरा फोर्स यानी कि मेरा स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी चेंज हुआ, क्या मेरे बॉडी का मास चेंज हुआ क्या? नहीं, मास तो सेम रहेगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एकदम बिल्कुल सेम रहता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंज फ्रॉम यू टू वी। यू था पहले, वेलोसिटी चेंज हो गया, वी में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हमको, चूंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो अब क्या निकलेगा हमारा, इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम। चलिए बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारा? एम भी, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसको आप P2 से डिनोट कर लीजिए, ऊपर P1 था, इसको P2 से, और यहाँ पे MU था, लेकिन अब क्या हो जाएगा MV, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मेरे बॉडी के अंदर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इतना यदि हो गया है तो अच्छा एक बात और, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? याद कीजिए तो अपना मोशन चैप्टर, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालते थे हम लोग, वही करते थे ना, v माइनस यू करते थे हम लोग। तो अब जरा बताइए यहाँ पे हम लोग चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? बस, वेरी गुड, हो गया। जैसे कि हम लोग अपने मोशन चैप्टर में चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू करते थे। उसी प्रकार से चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस हो गया। देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अच्छा एक बात बताइए जरा ध्यान से, ये जब हम जा रहे थे तो मेरा इनिशियल मोमेंटम था ना, पीछे से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया यानी कि मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ, तो क्या चेंज होने में टाइम लगा होगा क्या? टाइम तो लगा ही होगा, अचानक थोड़ी बढ़ जाता है। मान लीजिए अचानक भी बढ़ रहा है तो टाइम तो लगेगा ही, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ भी लगे, लेकिन टाइम लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर टाइम T, तो उसको समय भी लगेगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम आपने कहा कि P2 माइनस P1, तो मोमेंटम चेंज होने में टाइम भी तो लगा होगा, यानी कि हम जा रहे थे, इनिशियल मोमेंटम था हमारा, अचानक वेलोसिटी बढ़ गया,
फाइनल मोमेंटम आ गया, लेकिन बदलाव में टाइम तो लगा होगा, तो टाइम हमारा कितना लगेगा, टी लगेगा बस। चलिए इसमें कोई समस्या किससे को है तो बता दीजिए फटाक से, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इतना हो गया। हाँ आगे यहाँ से फिर नाउ, यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे नाउ। अच्छा याद कीजिए तो जरा पिछला वाला क्लास मोमेंटम वाला, क्या मोमेंटम वाले क्लास में मोमेंटम को हमने क्या वहाँ पे डिनोट किया था, फोर्स डिनोट किया था ना। हमने कहा था कि अभी आप फिलहाल क्या मान के चलिए, मोमेंटम को फोर्स मान के चलिए कि कितना फोर्स उसको रोकने में लगेगा या फिर क्या था, है ना, यही सब चीज़ था। हमने कहा था कि मोमेंटम को आप फोर्स मान के चलिए, और फोर्स यानी कि मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और मास के, वेलोसिटी और मास के। तो यदि यहाँ पे हमारा P2 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें ऑलरेडी क्या छुपा हुआ है, वेलोसिटी और मास दोनों छुपा हुआ है। इसमें भी क्या छुपाया हुआ है, देखिए यदि हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये दोनों मास और इनिशियल वेलोसिटी। इसका यदि बात कर रहे हैं तो क्या, मास और फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल होता था, मोमेंटम के होता था। और मोमेंटम को हमने क्या कहा था कि आप फोर्स मान लीजिए, ये कहा था ना हमने। और ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या, देखिए ध्यान से। तो अब आप लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, देख लीजिए ध्यान से। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी। अच्छा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे लिखेंगे, क्लास पिछले वाले में हम लोग पढ़े हुए हैं। मोमेंटम मतलब क्या आपको समझना है, फोर्स समझना है, तो फोर्स, उसके आगे ये वाला साइन, ये मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी, सिंपल। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, सेम होता है। तो ये हमारा साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, फोर्स होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास और वेलोसिटी के। तो P2 मतलब क्या, मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब क्या, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, सिंपल। तो समझ में आ गया ये चीज़, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, चलिए नहीं भी दिख रहा है तो एक काम कीजिए आप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। P2 का वैल्यू कितना था, एम भी था ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एम भी माइनस P1 का वैल्यू कितना था, एम यू, तो एम यू डिवाइडेड बाई टी, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है, एम, तो एम को बाहर निकालिए, क्या बचेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, v माइनस यू बाई टी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अच्छा थोड़ा सा हम लोग यदि इसको मोमेंटम से कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे देखिए ध्यान से। P इज इक्वल टू एम भी होता था, याद कीजिए, है ना। और हमने क्या कहा था आपको कि ये मोमेंटम इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये नहीं कहा था हमने। और हमने कहा था कि मोमेंटम का सॉरी मोमेंटम का मतलब आपको क्या समझना है, फोर्स समझना है। तो फोर्स यहाँ पे है, मोमेंटम यहाँ पे है, ठीक है। और ये डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन है ना। और यहाँ पे तो आपको मालूम ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। आगे एम एम ए भी, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे ए कैसे आ गया, क्योंकि इसमें बदलाव हो गया, वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्यों, फोर्स के कारण, फोर्स के कारण लिखे भी हैं, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जब भी आपसे सवाल पूछे ना मोमेंटम के बारे में तो आप केवल ये बताएंगे, केवल ये, उसमें ये नहीं आना चाहिए, केवल ये, क्योंकि इसमें वेलोसिटी रहता है और इसमें हमारा एक्सेलरेशन रहता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन के लिए ए, और एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उसमें कोई वेलोसिटी में बदलाव आएगा, और बदलाव तभी आएगा जब आप फोर्स लगाएंगे, है ना। तो जब भी मोमेंटम पूछे तो आप केवल ये बताएंगे, और यदि फोर्स का फॉर्मूला पूछे तो आप एम ए बताएंगे। अभी आया नहीं है, अभी हम लोग और करेंगे इसको, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया ये चीज, आगे बढ़ते हैं फिर। इतना करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना ये हट जाए,
प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, ये डायरेक्टली का जो साइन है ना ये हट जाए। कैसे हटाएंगे जरा बताइए, किसी को कोई मालूम है, कोई आइडिया? देखिए कैसे हटाएंगे। फिजिक्स कहता है ना यदि आपको ये हटाना है ना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ, इसको हटाने के लिए आप बराबर का साइन दीजिए, और बराबर का साइन जब आप देंगे आप तो यहाँ पे एक के लिखिए, ठीक, और उसके बाद जो है सेम। और ये के है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं इसको। हालांकि ये बहुत ही लंबा थ्योरी है, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। फिलहाल आप इसको अभी क्लास 9 तक इतना ही याद रखें कि इसका साइन हटाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन देना है और बाद में आपको ये के लगा देना है। इसका मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एफ इज इक्वल टू के एम ए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखे हम लोग, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन और के देना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये इसका नाम है कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांस्टेंट का मतलब क्या, एकदम अस्थिर है वो, उसका कोई यहाँ पे उतना ज़्यादा खास रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है बेचारा, इसका कोई यहाँ पे यूज भी उतना नहीं है। अभी फिलहाल आपको मालूम चल जाएगा। इतना हो गया आपके सामने, आगे जरा बताइए आप ध्यान से। लेकिन फॉर्मूला में तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, हमारे पास आया है के एम ए आया है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, के हटाना पड़ेगा, के हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे इस चीज़ को समझिए अब ध्यान से। मान लीजिए कि जब हम मूव कर रहे थे अपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपने पीछे से धक्का जो दिया था ना, वो धक्का दिया था आपने 1 न्यूटन का, मान लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है। तो आपने 1 यूनिट का धक्का दिया मान लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, लेट एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और मान लीजिए कि मेरा मास भी जो था ना वो 1 kg था, मान लीजिए, है ना। एम इज इक्वल टू भी हमारा कितना था, 1 kg ही था, और मेरे अंदर जो बदलाव आया, जो एक्सेलरेशन मेरे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, वो भी 1 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, मान लीजिए, है ना। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था एक्सेलरेशन, ठीक ना। अब ध्यान से, अब जब इतना आपके सामने आ गया है, तो क्या अब आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एफ के जगह पर 1 लिख सकते हैं आप, आपने माना है, आप 1 एन भी लिख सकते हैं, यूनिट के साथ भी आप चाहें तो चलिए लिख ही देते हैं, 1 एन बराबर के तो रहेगा, कांस्टेंट है वो तो बदलेगा नहीं, और एम के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 kg इंटू, है ना, 1 kg इंटू ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यूनिट को हटा देते हैं, हालांकि यहीं पे आपको मालूम चल गया होगा न्यूटन का, सॉरी न्यूटन नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एसआई यूनिट, अभी नहीं मालूम चल रहा होगा, मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। खैर आगे, अब थोड़ा सा आप क्या कीजिए, न्यूटन को जो यहाँ पे सिंबल सबका है ना, यूनिट जो है उसको हटा दीजिए, सबका सिंबल हटा दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1 होगा। देखिए सिंबल केवल हटा दिया सबका। आगे क्या अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू केवल हमारा के बचेगा, इंटू कर लीजिए, बचेगा ना। अब इतना के बाद, इतना होने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि इस के का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, बस बन गया, अब तो आसान हो गया। अब आ जाइए डायरेक्ट, यहाँ पे हम रेड मार्कर से इसलिए लिखे हुए हैं ना, ताकि आपको लगे कि ये माना हुआ है, यानी कि इसको लेट किया गया है। हमारा मेन काम तो यहाँ से है ना, तो ये ब्लू मार्कर फिर से अब ब्लू चलेगा, मतलब कि इसके बाद ये हमारा मेन है, लेकिन इसको बीच में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। जब एग्जाम में पूछे तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसके बाद यहाँ लिख दें, ये था ना हमारा एफ इज इक्वल टू के एम ए। आगे एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू आपने कितना निकाला, 1 निकाला, 1 इंटू एम है ए, हो गया। अब आप क्या कीजिए, एम ए में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आएगा हमारा, एम ए ही आएगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यही है हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ।
अब ये तो अभी हम लोग केवल डिराइव किए हुए हैं इसको, अभी अब समझेंगे कि आखिर ये बताना क्या चाह रहा है f इज इक्वल टू एम है ना। चलिए क्या बताना चाह रहा है अभी हम लोग जान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, आप लोग खुद देख के बता सकते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पे पहले एक मिनट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखिए ध्यान से, मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बस सिंपल है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, कहाँ पे क्या अभी लिखेंगे ना, थोड़ा धीरज तो रखो भाई, इतना समझ में आ गया। और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, हम लिखने वाले हैं, तुम बोल दे रहे हो पहले न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, समझ गए बात। तो ये जो आपके सामने आया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, और न्यूटन को सिंबल कैपिटल एन। हाँ मोमेंटम के जैसा ही दिखता है ना। जैसे मोमेंटम की यदि बात किया जाए, देखिए मोमेंटम का बात यदि किया जाए तो मोमेंटम का क्या था एम भी था, मोमेंटम का फिर हमारा मास का केजी, भी का मीटर पर सेकेंड, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और स्क्वायर कब आएगा जब एक्सेलरेशन होगा तब ना, और एक्सेलरेशन कब होगा जब उसके इनिशियल वेलोसिटी में आप धक्का दे देंगे, फोर्स लगा देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसीलिए हमने कहा था कि जब भी आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ना होगा ना तो आपको मोमेंटम जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, और यही हमारा है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब समझेंगे कि आखिर न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता क्या है। क्या हाँ ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यदि इतना आ जाता है ना, हालांकि यदि पूछेगा तो फिर 5 नंबर या 4 नंबर में इसको पूछता भी है, 5 नंबर ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना, ये लिखना पड़ेगा। देखिए याद नहीं रखना है इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए बस, अब बाकी अपने आप डिराइव करते चले जाइए। हमको याद है क्या, नहीं नहीं, वो तो कभी कभी होता है, कभी कभी मान लो यदि कहीं पे मिस हो गया कुछ चीज़ तो फिर वो अलग चीज़ है, नहीं तो फिर तो आदत हो गया है, बहुत जगह पे आदत हो गई इस चीज़ को करते रहना पड़ता है ना, तो हैबिट हो जाता है ना। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट फोर्स का। अब ये बताता क्या है, देखिए ध्यान से। अब एक और चीज़ हाँ एक और चीज़ यहाँ पे लिख ही देते हैं आपके लिए, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे इसको, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स second law of motion gives a measure to calculate Newton's second law of motion gives a measure to calculate the force, applied on an object। कहाँ पे P1 और P2 कुछ भी आप क्यों मानिएगा, मोमेंटम का मालूम है आपको, P से हम लोग डिनोट करते हैं, तो P से मानिए आप, है ना, P मानिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इन दोनों का मतलब अब हम लोग समझ लेते हैं पूरी तरीके से, पूरा निचोड़ अब हम लोग एक बार में ले लेते हैं कि आखिर न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है ना। देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू एम ए का मतलब ये हो गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए, चलिए ध्यान से आप समझिए इस चीज को, ठीक ना। ये हमको ये बताता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो चीज है,
m भी है और a भी है ना। इन दोनों को हम लोग समझते हैं ध्यान से, पहले एक एक करके। पहले मास के बारे में समझ लेते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एग्जांपल हाथी। मान लीजिए उधर से हाथी दौड़ते दौड़ते आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसको रोक दे, तो क्या आपके बस का बात है? चलिए मान लीजिए बस का बात यदि हो भी जाए, सपोज कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उतना ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले क्लियर? आगे एक्सीलरेशन, आगे बढ़ते हैं। बुलेट, हमने कल भी एग्जांपल लिया था इसका मोमेंटम में, इसीलिए हमने बार बार कहा है कि मोमेंटम और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। बुलेट, बंदूक का गोली, जब वो छूटता है तो उसका मास कितना कम रहता है, बहुत, मतलब ना के बराबर, नहीं ना तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी भारी रहता है, हल्का फल्का, है ना। तो उसमें मास क्या मतलब कम है, मास कम है। लेकिन जब उसको छोड़ते हैं ना तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना, जीरो। जब रेस्ट में है ना जीरो, लेकिन जब भागता है तो कितना स्पीड में भागता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया उसमें, ज्यादा है ना। अब एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ यानी कि मान लीजिए से बंदूक आ रहा है बहुत स्पीड में, और यदि हम उसको चाहते हैं रोक लें तो फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी यदि ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है तो उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जितना कि उसमें एक्सेलरेशन है या फिर उसमें मास है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? जरा सा भी नहीं ना। चलिए, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे क्या लिखा हुआ था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ मेजर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है, एक तरीका हमको देता है टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वही बात है जो हमने कहा ऊपर में, है ना, कि हाथी है तो हाथी यदि आ रहा है उधर से तो उसको रोकने में हमको कितना फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा जितना उसका मास होगा। समझ में आ गया? और जितना उसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही हमको फोर्स में लगाना पड़ेगा। चलिए, अब किसी में भी कोई समस्या है यहाँ तक में तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसको खत्म करने से पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकल लाइफ के बिना अधूरा है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से। कभी आप यदि क्रिकेट खेलते हैं तो कभी आप बॉल को कैच किए हैं, बॉल को कैच किए होंगे। चलिए सपोज मान लीजिए यदि ये बॉल उधर से आ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चलो हर्षित ये मेरे तरफ फेंकोगे तुम, ठीक ना, आराम से पकड़ो इसको, आराम से। हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, आराम से ऐसे ऐसे फेंको, खड़े हो जाओ और ऐसे फेंको। अच्छा, आपने मेरे बॉडी का मूवमेंट देखा, बॉडी का मूवमेंट छोड़ो, हाथ का मूवमेंट देखा, फिर से एक बार, फिर से, ठीक ना, लो एक बार फिर से देखा आपने मूवमेंट, थोड़ा सा ऊपर फेंको, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हाथ के मूवमेंट को देखा आपने, क्या शो किया ये। अच्छा, हर्षित का बॉल मेरे हाथ में यहीं पे टच हो गया था, आ गया था, लेकिन हमने अपने हाथ को यहां से नीचे किया। क्यों किया मालूम है? देखिए फोर्स को ना आप चाहते हैं कि इसके पास वेलोसिटी अपना है, इसके पास मास अपना है, आप चाहते हैं कि इसमें ना हमको फोर्स कम लगाना पड़े। देखिए फोर्स कम लगाया जा सकता है, फोर्स आप अपने अकॉर्डिंग कम बेस कर सकते हैं। मालूम है कैसे? देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जब ये बॉल आ रहा था तो इसके पास अपना खुद का वेलोसिटी था, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी था, मान लीजिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी था, इसके पास मास भी अपना है, अच्छा खासा भारी भी है ये, है ना। तो जब ये मेरे पास आया तो जितना इसका मास है, जितना इसमें एक्सेलरेशन है, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमको बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ा इसको रोकने के लिए। मालूम है क्यों कम फोर्स लगाना पड़ा? क्योंकि हमने क्या किया, इसके वेलोसिटी को चेंज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कैसे? देखो ध्यान से, ये अपना स्पीड से आ रहा था उधर से, हमने यहाँ पे पकड़ा, हमारे हाथ में टच यहीं पे हो गया था, लेकिन हमने इसके वेलोसिटी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कैसे? अब मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा हाथ में ये पहले यहाँ पे आ चुका था, हमने क्या किया, धीरे धीरे इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। इसीलिए कभी भी आप बॉल पकड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, बॉल हाथ में आते ही आप हाथ को नीचे करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ऐसे आया, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अभी बहुत ज़्यादा है,
और यदि आप इसको यहीं पे रोकना चाहेंगे ना, जैसे मान लीजिए नीचे गिर रहा है और आप यहीं पे रोक लिए, तो हो सकता है कि आपका हाथ डैमेज हो जाए, क्योंकि इसके पास जब वो बॉल आता है डायरेक्टली ना, तो इसके पास इतना ज़्यादा वेलोसिटी रहता है, इतना ज़्यादा उसके पास मास है कि आपके हाथ को ये घायल कर सकता है। तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। आप अचानक इसको यहीं पे रोके और यहीं पे हाथ रख के देखिएगा, आपको मालूम चलेगा। मान लीजिए क्रिकेट आप खेल रहे हैं और उधर से अचानक कैच आ जाए, आप ऐसे कैच पकड़ लिए, आप यहीं पे हाथ रख लीजिएगा आराम से, कैच पकड़े और जरा सा भी हाथ मत हिलाइएगा, पक्का आपका हाथ डैमेज होगा, पक्का गारंटी है ये। लेकिन आप क्या करते हैं, कैच पकड़ते हैं थोड़ा सा हाथ को पीछे करते हैं, कभी गौर किए हैं क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ही तेज था, हमने हाथ में पकड़ा और इसको धीरे धीरे पीछे किया, यानी कि वेलोसिटी तो बहुत तेज से आ रहा था, हाथ में पकड़ के धीरे धीरे पीछे किया, मतलब क्या, वेलोसिटी को हमने कम किया। अब जरा बताइए, जब हम वेलोसिटी को कम करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन कम तो मास में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी क्या आएगा, कम ही आएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को कम कर सकते हैं, कैसे, उसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करके, यानी कि उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करके। अब समझ में आ गया बात। इसीलिए आप किसी भी फील्डर को जब देखेंगे ना, वो कभी भी बॉल पकड़ते हैं ना, तो हमेशा जहाँ पे बॉल आया वहीं पे हाथ नहीं रखते हैं, वो पीछे जरूर करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपने उस बॉल के वेलोसिटी को, तो फोर्स कम लगाना पड़ता है। समझ में आ गया बात। और ऐसा कोई लड़का है नहीं, ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कि वहीं पे पकड़े और वहीं पे रख ले, नहीं, जरा सा भी तो नीचे आता ही है ना। चलिए, अब यदि कोई समस्या है किसी को तो आप पूछ लीजिए फटाफट। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं और किस प्रकार से डिराइव किया जाना चाहिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सेकेंड लॉ के बारे में केवल इतना मालूम होना चाहिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। बस सेकेंड लॉ हमारा यही है ना। हालांकि याद रखने के लिए तो बहुत लंबा लंबा कॉन्सेप्ट है, आपको मोमेंटम भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन उतना याद नहीं रहता है, तो केवल ये याद रखिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। मास ज़्यादा तो फोर्स उसको रोकने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये तो सेकेंड लॉ हो गया। और फर्स्ट लॉ तो बड़ा आसान था, जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। बस यही था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। और इसके बाद आने वाले क्लास में, हालांकि इसका न्यूमेरिकल्स बहुत बनता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स चूँकि हम लोग चैप्टर के एंड में करते हैं, सब चीज़ों को समझने के बाद हम लोग उसको लास्ट में समझते हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। इसके बाद फिर हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। देखिए, एक और चीज़, आपके सामने अभी तक मात्र 2 ही फॉर्मूला आया है, 2 ही फॉर्मूला आया है इस चैप्टर में, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला था उसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिए। लाल मार्कर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। सुनिए, लाल मार्कर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तक फिलहाल आपके सामने 2 ही फॉर्मूला आया है। पहला मोमेंटम का P इज इक्वल्स टू mv, और दूसरा फोर्स इज इक्वल्स टू ma। बस यही आपके पास अभी 2 फॉर्मूला आया है, और इसको हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।